लेकर हम दीवाना दिल भाग 41। अगले दिन शाम की वक्त था जब सम्राट थका हुआ ऑफिस से घर आता है। वो अपनी टाई ढीली करते हुए अपनी आंखें बंद करके सोफे पर बैठ जाता है। आज सम्राट ऑफिस से मेंशन जल्दी वापस आ गया था। कुछ देर बाद सम्राट अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसे सिया उसके पास नजर नहीं आती है, वरना रोज जब सम्राट ऑफिस से घर वापस आता है तो हॉल में सिया उसका इंतजार करते हुए ही उसे मिलती है। लेकिन आज सिया उसके आसपास भी नजर नहीं आ रही थी, ना उसकी आवाज सम्राट को सुनाई दे रही थी। तब तक कि शल सम्राट के लिए कॉफी लेकर आता है। कौशल से कॉफी का मग लेकर सम्राट उससे बोला, कौशल सिया कहाँ है, वोंजा क्यों नहीं आ रही है। कौशल अपना सर झुकाकर सम्राट को जवाब देकर बोला, सर मैम घर पर नहीं है। कौशल की बात सुनकर सम्राट उसे घूरते हुए बोला, सिया घर पर नहीं है, कहाँ गई है वो भी मुझे बिना बताए। कौशल सम्राट को जवाब देते हुए बोला, पता नहीं सर मैम कहाँ गई हैं, उन्होंने कुछ बताया नहीं कि वो कहाँ जा रही हैं। सम्राट कौशल पर बिगड़ते हुए बोला, बेवकूफो, तुम सिया से पूछ नहीं सकते थे कि वो कहाँ जा रही है। ये शहर उसके लिए नया है, उसे कुछ नहीं पता यहाँ के बारे में। सम्राट गुस्से में सोफे पर से उठकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। उसने काफी भी नहीं पी थी। सिया को लेकर सम्राट को चिंता होने लगी थी। सम्राट सिया को फोन लगा रहा था, लेकिन सिया सम्राट का फोन रिसीव ही नहीं कर रही थी। सम्राट गुस्से में फोन को धूरते हुए बोला, इस लड़की का दिमाग खराब है, एक तो मुझे बिना बताए पता नहीं कहाँ गई है, ऊपर से मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है। कहीं सिया अपने गवी तो नहीं चली गई। लेकिन वो ऐसे कैसे जा सकती है, नहीं सिया गांव नहीं जा सकती अपने। सम्राट अभी खुद से ही बातें कर रहा था, तभी उसकी नजर सिया के फोन पर पड़ती है, जो रूम में ही कॉफी टेबल पर रखा हुआ था। सिया का फोन देखकर सम्राट की फिक्र सिया के लिए बढ़ती जा रही थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि सिया अपना फोन घर पर छोड़कर क्यों गई। सम्राट सिया का फोन उठाते हुए खुद से बोला, सिया का फोन यहाँ क्यों है, वो अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई, कहीं सच में तो वो यहाँ से अपने गांव वापस तो नहीं चली गई। सिया के जाने का ख्याल सोचकर ही सम्राट को अपने दिल में एक दर्द सा महसूस हो रहा था। सम्राट जल्दी से रूम से बाहर निकल जाता है ताकि वो सिया के बारे में पता लगा सके। सम्राट अपने रूम से बाहर निकलकर जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगता है। सम्राट जैसे ही हॉल में आता है तो सिया उसे रोहन के साथ मेंशन के अंदर आते हुए नजर आती है। सिया और रोहन दोनों ही एक दूसरे से हंसते हुए बातें करते हुए आ रहे थे। तभी हॉल में खड़े सम्राट को गुस्से में देखकर वो दोनों ही अपनी जगह पर रुक जाते हैं। सम्राट गुस्से में उन दोनों को घूर रहा था। सम्राट सिया पर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, सिया कहाँ गई थी तुम, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेंशन से बाहर जाने की। सम्राट के इतनी तेज चिल्लाने से सिया डर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन रोहन सम्राट को जवाब देते हुए बोला, भाई आप सिया जी पर ऐसे मत चिल्लाए, उनकी कोई गलती नहीं है। सम्राट रोहन को आंखें दिखाते हुए बोला, तू चुप कर, जब तुझसे सवाल करूं तब जवाब देना। अभी मैंने अपनी बीवी से सवाल किया है तो बीच में मत बोल। सिया कुछ बोल पाती उससे पहले ही प्रवर्तन जी मेंशन के अंदर आते हुए सम्राट को डांटते हुए बोले, ठाकुर सम्राट सिंह चौहान, हम देते हैं तुम्हें जवाब। सिया बहू और रोहन हमारे साथ बाहर घूमने गए थे, और जब हमारे साथ सिया बहू थी तो हमें नहीं लगता कि सिया बहू को तुम्हारी परमिशन की जरूरत थी। सम्राट प्रवर्धन जी को जवाब देते हुए बोला,
दादू मुझे इस बात से तकलीफ नहीं है कि सिया आपके और रोहन के साथ बाहर क्यों गई, लेकिन इसने मुझे एक बार भी ये बताना जरूरी नहीं समझा। ऊपर से सिया अपना फोन यही घर पर छोड़कर गई, इसको इतनी भी अक्ल नहीं है दादू की। कहीं अगर जाते हैं तो फोन साथ में लेकर जाते हैं ताकि बात हो सके। प्रवर्धन जी रोहन और सिया से बोले, सिया बेटे और रोहन तुम दोनों अपने अपने रूम में जाओ, हमें ठाकुर सम्राट सिंह चौहान से अकेले में कुछ बात करनी है। प्रवर्धन जी की बात सुनकर सिया रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। रोहन भी अपने रूम में चला जाता है। प्रवर्धन जी की वजह से सम्राट अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। फिर प्रवर्धन जी सम्राट से बोले, ठाकुर सम्राट सिंह चौहान जरा हमारे साथ स्टडी रूम में चलिए, बात करनी है तुमसे। सम्राट प्रवर्धन जी के साथ स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। प्रवर्धन जी और सम्राट जैसे ही स्टडी रूम में आते हैं वैसे ही प्रवर्धन जी सम्राट पर गुस्सा करते हुए बोले, सम्राट ये क्या हरकत थी तुम्हारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिया बहू पर ऐसे चिल्लाने की। सम्राट प्रवर्धन जी को जवाब देते हुए बोला, दादू चिल्लाओ नहीं तो और व्या करूँ। सिया मुझे अगर बताकर जाती मैं क्या मना कर देता, कम से कम फोन तो लेकर जाती ताकि मैं ये पूछ सकूं कि कहाँ है सिया की शल। को भी नहीं बताया उसने कि वो कहाँ और किसके साथ जा रही है। प्रवर्धन जी सभाट से गुस्से में बोले, व्यों बताए सिया बह तुम्हें किस अधिकार से बताए तुम्हें वो पत्नी, तो तुम उसे मानते नहीं, उल्टा तुम तो सिया को तलाक देने वाले हो, तो क्यों फिक्र हो रही है तुम्हें सिया की। सम्राट कहीं ऐसा तो नहीं सम्राट कि तुम्हें रोहन के साथ सिया बहू को देखकर गुस्सा आया, तुम उन दोनों के रिश्ते को गलत समझ रहे हो। अगर ऐसा है ना सम्राट तो अपनी सोच पर विराम लगाओ। सम्राट गहरी सांस लेकर बोला, दादू आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। भले ही मैं रोहन और सिया से ये बोलता हूँ कि वो दोनों एक दूसरे से दूर रहे, बात ना करे, लेकिन मैं ये बात अच्छे से समझाता हूँ कि रोहन मेरा वो भाई है जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ, और सिया उतनी ही पवित्र जितनी की उसके भगवान की पत्नी सिया थी। सम्राट की बात सुनकर प्रवर्धन जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। प्रवर्धन जी सम्राट से बोले, तो फिर ठाकुर सम्राट सिंह चौहान कहीं इस बात से तो नहीं डर गया था कि सिया उसे बिना बताए कहीं अपने घर तो नहीं चली गई। अगर ऐसी बात है सम्राट तो बेटे सिया को तलाक मत दो, तुम्हें आदत हो गई है सिया की, तुम सिया के बिना नहीं रह पाओगे। सम्राट प्रवर्धन जी से बोला, नहीं दादू मैं ये नहीं कर सकता, मैं सिया को तलाक दूंगा। आप भी अच्छे से इस बात को जानते हैं क्या सिया को मेरे साथ दर्द और आंसुओं के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा, और मैं सिया के आंसुओं की वजह नहीं बनना चाहता। और रेडी मैं उसे बहुत रुला चुका हूँ, सिया को तकलीफ देकर मैं खुद की नजरों में गुनहगार बन जाऊंगा। प्रवर्धन जी सम्राट के कंधे पर अपना हाथ रखकर उससे बोले, बेटे तुम सिया बहू के गुनहगार तब बनोगे जब तुम उसे तलाक देकर खुद से दूर करोगे। सिया तुम्हारे साथ रहना चाहती है, उसे खुद से दूर मत करो समौट, वरना तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि लब तुम सच में सिया बहू के गुनहगार बन जाओगे, और उसके आंसुओं की वजह भी हम जानते हैं। सम्राट तुम अपने पास्ट की वजह से सिया बहू को नहीं अपना पा रहे हो, लेकिन अपने पास्ट की वजह से अपने आज को खराब मत करो। सिया बहू का क्या कसूर है, यही ना कि वो तुम्हारी पत्नी है, तुमसे प्यार करती है, तुम्हारे साथ रहना चाहती है। सम्राट प्रवर्धन जी को जवाब देते हुए बोला, दादू सिया की सबसे बड़ी यही गलती है कि वो मुझसे प्यार करती है, मैं नहीं हूँ उसके प्यार के लायक। अगर वो मेरे साथ रही तो मैं सिर्फ उसे दर्द देता रहूंगा। प्रवर्धन जी ने कहा,
सम्राट खुद से पूछूं ये बात, क्या तुम सिया बहू के बिना रह पाओगे? क्या तुम सिया बहू को सारी जिंदगी अपने लिए रोता हुआ तड़पता हुआ देख पाओगे? सम्राट तुमसे बेहतर इस बात को कोई नहीं समझ सकता कि जिसे हम प्यार करते हैं उसके बिना जिंदगी गुजरना कैसे होता है। जो दर्द तुमने सहा है वो तुम सिया बहू को मत दो, वरना तुम खुद को भी माफ नहीं कर पाओगे। आगे तुम्हारी मर्जी सम्राट की, तुम्हें क्या करना है। सम्राट कोई भी फैसला लेने से पहले इतना याद रखना, अगर तुमने सिया को तलाक दिया तो तुम सिया के सबसे बड़े गुनाहगार बन जाओगे। फिर वो कभी भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगी। तुम सिया के चेहरे से वो मुस्कान छीन लोगे जो तुम्हारे नाम से आती है। प्रवर्धन जी एक नजर सम्राट को देखकर स्टडी रूम से बाहर निकल जाते हैं। उनके जाते ही सम्राट वहां पड़ी चेयर पर अपना सर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर वे बैठ जाता है। उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था ये तो किसी को नहीं मालूम था। लगभग 2 घंटे बाद सम्राट जब रूम में आता है तो सिया उसे बेड पर सोते हुए दिखाई देती है। सम्राट भी बेड पर लेट जाता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी प्रवर्धन जी की बातें गूंज रही थी। सिया सम्राट की तरफ अपनी पीठ करके लेटी हुई अपना मुंह पिलो में छुपाकर चुपके से रो रही थी। तभी सम्राट सिया के करीब आकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भरकर बोला, सिया बहुत नाराज हो मुझसे, क्या बात भी नहीं करोगी? जारी